अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पिछले कई अरसे से जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ रहा है। सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। सियासी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है वहाँ मुआशी अदम इस्तेहकाम भी मुसलसल बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल की अगर बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक होती जा रही है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर हम देख रहे हैं कि पहुंच से बाहर होता जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में हम देखें मुसलसल मंदी का रुझान है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो शदीद बहरान है। फौरी तौर पर हमने देखा कि सऊदी अरब और यूएई से भी हमें कुछ नहीं मिला। IMF की जो शराइत हैं, सब्सिडीज जो दी गई हैं, IMF उन्हें ख़त्म करने की बात कर रहा है। गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पर ख़त्म करने से कतरा रही है। गैर मकबूल फैसले करने से हुकूमत जो है वो हम देख रहे हैं कि कतरा रही है। सारी सूरत हाल में मईशत का क्या होगा, हुकूमत की जो ताखीर से फैसले हैं इसका मईशत पर क्या असर पड़ रहा है। जो अनसर्टनिटी की एक सूरत हाल है, पूरा एक माहौल है, इसके मईशत पर ओवरऑल असलात क्या हैं, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे नाजरीन। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है कैसर अहमद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आज बड़ा धुआंधार किस्म का आपने खिताब किया असम्बली में भी और बड़ी एक तशवीशनाक किस्म की पिक्चर पेश की। हमने देखा है कि अपने वजीर ख़जाना के हवाले से आपने बात की, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर भी हमें कहीं ना कहीं तनकीद नज़र आई। आपने जो पिक्चर पेश की है उसमें तो इस वक्त आपने कहा कि पूरी की पूरी जो सूरत हाल है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। तो कैसर अहमद शेख साहब, क्या वजह इसकी ओवरऑल आप समझते हैं? एक तो जाहिर है पिछली हुकूमतों पर भी मलबा डाला जा रहा है। IMF की कड़ी शराइतें, हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब गए वहाँ पर और जो शराइत हैं वो मान कर आए। फिर इसहाक डार साहब ने कहा कि ये शराइत हम नहीं मानेंगे। अब 18 मई को दोबारा मुज़ाकरात करने, 15 मई तक आपको हर सूरत पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी है, सब्सिडीज ख़त्म करनी है, लेकिन हुकूमत अजीब एक कन्फ्यूजन का शिकार है। तो सूरत हाल ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप मुआशी हवाले से? खुदा न ख्वास्ता हम कहीं डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो आज अपनी तकरीर में क्लियर कहा है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास कुल 10 अरब डॉलर के रिजर्व हैं। ये रिजर्व 1.5 महीने की इंपोर्ट के बराबर है। किसी भी मुल्क के 3 महीने की इंपोर्ट से कम रिजर्व हो तो वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। 6.5 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट है तो 20 अरब डॉलर से कम रिजर्व डिफॉल्ट की तरफ है। हमारे पास तो 10 अरब डॉलर रह गए हैं और वो भी मांगे तांगे के हैं। चीन ने और सऊदी अरेबिया ने बाद कंडीशनें लगाई हुई हैं कि आप हमारे डॉलर्स को रख तो सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब देखिए कि 10 महीने के लास्ट 10 महीने अप्रैल तक की फिगर सामने आ चुकी हैं। हमारी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 66 बिलियन डॉलर की है और हमारी एक्सपोर्ट जो है 26.5 बिलियन डॉलर की है। तो पिछले 10 महीने में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खसारा जो है वो 39.5 अरब डॉलर है। अगर इसमें से रेमिटेंस सारी निकाल भी दें और बाकी चीजें तो करंट अकाउंट डेफिसिट 10 महीने में 17 अरब डॉलर हो गया है। यानी एवरेज 1.7 अरब डॉलर हर महीने हमारा निकल रहा है रिजर्व में से। तो आप अंदाजा कीजिए कि इन हालात में तो अगले 2-3 महीने ही बड़े डेंजरस हैं। क्योंकि अगर IMF फर्ज कीजिए दे भी देते हैं, IMF भी दे दे, आपको सऊदिया भी दे दे, तो फिर आप 2-4 महीने और निकाल लेंगे। जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे। मेरा जोर ये था कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ना, ये तो सिर्फ IMF से या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए कोशिश करते हैं और उसको फिर लेविश खर्च कर देते हैं। फौरी तौर पे 2-4 महीने में वो खत्म हो जाता है, फिर हालत वहीं की वहीं हो जाती है। लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं कोई हवाले से कोई प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब सूरत हाल तो बड़ी तशवीशनाक है। आपके पास वक्त बड़ा कम है। जाहिर है एक तरफ तो ये भी बात हो रही है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने हलकों के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मरियम नवाज एक जलसे में भी कल बात कर रही थी कि हम पिछली गवर्नमेंट का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाएं, आप थोड़े अरसे के अंदर इकोनॉमी को बेहतर कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म फैसले कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो पेट्रोल प्राइसेस हर सूरत आपने बढ़ानी है। रोजाना की बुनियाद पर ये जो सब्सिडी दे रहे हैं इसका काफी नुकसान हो रहा है, मैशत
मैशत पर असरात, आप तो बहुत अच्छे से मैशत को जानते भी हैं, ये गैर मकबूल फैसला आप करने के लिए तैयार नहीं है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए तो जाहिर है कुछ मुश्किल फैसले आपको इब्तदाई तौर पर करने होंगे। तो आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट के पास कोई इस वक्त मुआशी तौर पर ऐसा प्लान है कि फौरी तौर पर आवाम पर भी बोझ ना पड़े और आप प्रोग्राम में भी जाएं और लॉन्ग टर्म जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं उसको भी मद्देनजर रखें? देखिए, ये इकोनॉमी में इतना आसान नहीं होता। लॉन्ग टर्म में तो आप कर सकते हैं बेहतरी। हमने थ्रू आउट पिछले 75 साल खर्चे किए हैं। हमने अपने रेवेन्यू भी नहीं बढ़ाए, हमने अपनी इकोनॉमी को भी फ्लोरिश नहीं किया। हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं अट्रैक्ट की, क्योंकि बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल ऐसा बनाना है कंडूसिव कि माहौल बने कि लोग बाहर से आए। पिछले ही साल इंडिया में कोविड हमसे ज्यादा था, उन्होंने बाहर से $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है। बांग्लादेश में भी बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमसे बहुत ज्यादा है। अभी हमारी पूरे पिछले साल $2.25 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। सबसे बड़ा तरीका सारे मुल्कों में, जिन तमाम मुल्कों ने तरक्की की है देखते देखते पिछले 30-40 साल में, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो और कोरिया हो, या जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने बाहर से ऐसा माहौल पैदा किया है कि बाहर से पैसा यहाँ आए और बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगे, लोगों को रोजगार मिले। हमारी वो तवज्जो है ही नहीं। हमारी तवज्जो सिर्फ IMF की तरफ है या वर्ल्ड बैंक, या हर दूसरे तीसरे महीने सऊदी अरेबिया के बाद या चाइना के बाद जाके हाथ फैलाने। ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना शेख साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं, और जाहिर है सबको ये सोचना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, रुपया मुसलसल नीचे आ रहा है, फिर डॉलर पहुंच से बाहर है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का हाल भी आपके सामने है, तो सर इसकी फौरी तौर पर आप समझते हैं वजह यह है कि आपकी हुकूमत जो है वो फैसला साजी नहीं कर पा रही है, अजीब एक कन्फ्यूजन का शिकार है। मिफ्ता इस्माइल साहब कोई और फैसला करते हैं, फिर डार साहब कोई और बात कर लेते हैं, लंदन से कुछ और फैसले आते हैं, अजीब एक अनसर्टनिटी का माहौल है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी वजह है कि ये जो अनसर्टनिटी मुसलसल बढ़ रही है, ये भी इस वक्त मार्केट्स के ऊपर जो इन्वेस्टर हैं उनका एतमाद नहीं है, तो इसको कैसे आप ठीक करेंगे? देखिए ना, बात ये है कि हमारी नई हुकूमत आई, लोगों को तवक्को थी कि ये कोई मामलात को दुरुस्त करेंगे। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका कोई तजर्बा नहीं, उसने, और ना ही लोगों का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर है। वो इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है कि किसी जगह भी उसने इलेक्शन हारा हो, बार बार वो इलेक्शन लूज कर रहा है। लोग उसको नहीं समझते इस काबिल कि वो इन मामलात को संभाल लेगा। उसके बावजूद हमारी जिद है, या वो किसी का चहीता है या किसी से उसके तल्लक है, तो इलेक्टेड लोगों को छोड़ के कैसे बता भी देना। शहबाज शरीफ साहब के ने उनको नॉमिनेट किया है या फिर नवाज शरीफ साहब ने? ये तो खैर मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने किया है या नवाज शरीफ साहब ने। वो हुआ है, नॉमिनेट हुआ है, दोनों भाइयों ने मिलके किया होगा, या सारे लोगों ने, सारी चहेता आपने कहा, चहेता बड़ी क़यादत है, उन्होंने मिलके किया होगा। मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। अच्छा। मैं तो कराची में मैं उनके पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हुई फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर? पहले कोई फैसला साजी नहीं हुई कि किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि जाहिर है आप भी एक बड़े सीनियर रहनुमा है, काफी अर्सा आपने सर्व किया है पार्टी के अंदर, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की जो ये मिनिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ओवरऑल मईशत पूरा का पूरा दारो मदार तो हमारा मईशत तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो आप कह रहे हैं ना तजर्बाकार हैं, तो फिर एतमाद में नहीं लिया क्या पार्टी को? पार्टी को तो इस सिलसिले में कोई एतमाद में नहीं लिया जाता, किसी से पूछा ही नहीं जाता। किसी भी कैबिनेट का हम 1.5 महीना तो सारे मेंबर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपना कारोबार छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के वहाँ बैठे रहे। लेकिन जब कैबिनेट बनने लगी किसी से कुछ पूछा नहीं गया। मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता किसी से पूछा गया हो, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा मेंबर नहीं है शहबाज शरीफ साहब से किया हो। एक इनर हायरार्की है, 8, 10, 15 जो सीनियर मेंबर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता हो तो पता हो, हम लोगों को तो ये पता नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ, बड़ी आसान सी बात है, इस वक्त मसला मईशत का है, जैसे जो बड़ी गंभीर है। मईशत का जो मईशत है ना, वो नेशनल असेंबली देखती है, यानी बजट या दूसरे फाइनेंशियल मैटर। इसमें सेनेट में इन्वॉल्व नहीं है, और नेशनल
असम्बली में से जब तक आप बड़े अरसे से हमारी तवज्जो ये है कि हम वर्ल्ड बैंक से या IMF से या कोई और एक्सपर्ट किसी बैंक से लाते हैं, उनको वो लोगों के साथ उनका मेंबरों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता, उनको पूरे मामलात का पता नहीं होता। देखिए, हम अगर इलेक्ट होते हैं तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, हमें पता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस किस तरह आएगा हमें। लेकिन ये जब पूरी असम्बली के लोगों को ही बजट तो बनाना है, उन्होंने पास करना है, सिर्फ उन्होंने, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर जो इलेक्ट होता है वो मिलता ही नहीं है किसी मेंबर से। और उसके अलावा सारा बजट वो बना के सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए मेंबरों के पास लाया जाता है। मेंबरों का इनपुट नहीं है, ये बड़े तकरीर होती है, लेकिन उसका कोई अमल नहीं कि कोई किसी तकरीर पे अमल हो, कुछ नहीं है। तो कैसे शेख साहब, सबसे बड़ा ओहदा फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन का है। मुझे काफी अरसा उसका तजर्बा रहा। इवन जो रिकमेंडेशन हमने फाइनेंस कमेटी में यूनानिमसली दी, सारी पार्टियों ने मिल के दी, वो भी एक ब्यूरोक्रेट FBR का चेयरमैन या फाइनेंस मिनिस्टर उसको मानने का बाउंड नहीं है। तो ये सिलसिला ये तो नाम बनाया हुआ है। ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, जब तक आप कौमी असम्बली से, क्योंकि वो बंदा जिम्मेदार होता है कौम के साथ, जैसे अगर आपका प्राइम मिनिस्टर अगर कौमी असम्बली से इलेक्ट नहीं होगा और बाहर से कोई डिक्टेटर आ जाएगा तो लोगों का उस पर एतबार नहीं होगा। यही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा जोर ही इसी पे है। और कि जब तक फाइनेंस मिनिस्टर हर सूरत में इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, असेंबली में जाना चाहिए, इलेक्टेड बंदा आना चाहिए। अच्छा सर, और अपने मेंबरों के सामने वो जवाब दे। सवाल सुन लें, अब सवाल सुन लें सर आपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि फाइनेंस मिनिस्टर किसी को मिलते नहीं है, ऑब्वियसली ये फैसले जो है यूनानिमस नहीं होते। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है इनका इजहार आपने किया वज़ीर आज़म साहब से फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड? मैं तो ये ओपन कई बार, ये जब शौकत अदील बने, शौकत तरीन बने, तब भी मैंने कहा कि आप कैसे आ गए, कैसे बन गए। उन्होंने भैया आप गुफ्तगू देख लीजिए बजट के दौरान, कोई मैंने पहली बार ये बात नहीं की। मैं तो बार बार यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इकानमी ठीक करनी है तो उसका इंटरेक्शन कीजिए, लोगों से मशवरे कीजिए। बड़े बड़े आइडियाज हैं पाकिस्तानियों के पास, बहुत अपॉर्चुनिटी। इनका सारा जोर कर्जे लेना जिसमें कमीशनें होती हैं और कर्जे जाया करना, उनको खर्च करना। अब अच्छा बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पता नहीं इकोनॉमिक हिटमैन एक बहुत बड़ी ऐसी किताब है जो बहुत ज्यादा पढ़ी और बेस्ट सेलर थी। तो उसने क्लियर कहा है कि हम सब डेवलपिंग कंट्रीज को हम कर्जे देते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो इस कदर कर्जों में फंस जाएं कि फिर हर वक्त हमारा उनके ऊपर काबू रहे और उनके ऊपर अबूर रहे और हम हर चीज उनसे मनवा ले। तो एक किस्म का उनका कब्जा है। ये कुछ तुक है, कोई आप बताइए किधर से आते हैं? आप हफीज सईद साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, अब वो चले गए, आपने कभी उनकी बात सुनी हो क्या? इससे पहले वो वर्ल्ड बैंक से आते रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक बनते रहे। तो ये हमें अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है और अगर नाम बनाना है ये जमहूरियत का तो मकसद ही कोई नहीं। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन कैसे रहमत शेख साहब, अब मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोल पर आपने सब्सिडी दी हुई है, जब पिछली गवर्नमेंट बात कर रही थी तो तनकीद कर रहे थे आप लोग, मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप तनकीद कर रही थी कि ये सब्सिडी दी हुई है, मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। अब वही काम आप भी कर रहे हैं। अब तो बच्चा जानता है, सभी जानते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस पर जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप गैर मकबूल फैसले नहीं कर रहे जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये अपने सियासी मुफादात के लिए, ये आप अपने सियासी मुफादात को क्यों ज्यादा आगे रखते बजाय इसके कि आप मुल्की मुफादात की सोचें? अब थोड़े से आप जिसे कहते हैं कि कम टाइम के लिए आप पॉपुलैरिटी ग्राफ को देख रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमें इलेक्शन में जाना है तो फिर अवाम हमें क्रिटिसाइज करेगी। आपको ये नहीं लगता कि इस सारे सिनारियों के अंदर, इस सारे खेल में मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है? अपने जाती मुफादात से क्यों नहीं निकलती ये पॉलिटिकल पार्टीज? ये PTI कर रही थी, ये आप कर रहे हैं। सब्सिडी क्यों कह रहे हैं कि हम दें? देखिए, हमारे वक्त में डॉलर हमने छोड़ा था 120 रुपए, इन्होंने कर दिया, इनसे पहले 190 इन्होंने कर दिया, 70 रुपए डॉलर बढ़ गया। अगर उस पर टैक्स नहीं भी लगा हुआ तो जो 70 रुपए डॉलर बढ़ा है, तेल डॉलर में आता है, तो उसका रेट बढ़ गया। चाहे आप जितनी भी उसको टैक्स ना लगाएं, तो ये किसने इनसे कहा था कि 120 190 करो?
आम आदमी 190 के डॉलर का तेल, जब दुनिया में प्राइस बढ़ गई, तेल दुनिया में $0 हो गया था, आज ब्रेंट की प्राइस $110-12 है। तो जब आप डॉलर के रेट को भी बढ़ा देंगे तो आवाम तो बिलबिला उठेगी, वो नहीं भर सकेगी। हमारी आवाम की परचेजिंग पावर नहीं है, आवाम तो रुपए में कमा रही है। बिल्कुल आप इन पे डॉलर पे इंपोर्ट करके उसका रेट लगा रहे हैं। 190 रुपए 120 से हो गया, 70 रुपए जो बढ़ा, अगर आप टैक्स ना भी लगाए तो 70 रुपए जो बढ़ा है तो पाकिस्तानी रुपए में बढ़ गया है ना। तो आप सही तो करें ना, आप इसको करें बर्दाश्त नहीं। हम अपनी पॉलिसियों को बेहतर करें, हम अमीर आदमी को टैक्स करें। हमारा टैक्स तो है नहीं, टैक्स रेवेन्यू इतना भी आप हासिल कर लें ये बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनका टैक्स उनकी कौमी आमदनी के 12% से कम है। हमारा टैक्स तो आता नहीं, हम अमीर आदमी से टैक्स लेते नहीं। है कि हमने बिहार में बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं, वैसे इंडिपेंडेंट अगर एक सीनियर जिस तरह से आप मईशत को भी बहुत समझते हैं तो ये क्लेम दुरुस्त है कि जितना टारगेट था उससे ज्यादा हमने अचीव किए है और FBR में इस्लाहात किए। नहीं, वो देखिए इतना टारगेट से ज्यादा अचीव करने के साथ साथ डॉलर का जो रेट बढ़ेगा, अगर आप डॉलर में गिरेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं है ना। बात यह है कि हमें बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है और अमीर आदमी ने ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया में अमीर लोगों ने बहुत ज्यादा कमाया है। हमने बहुत ज्यादा कमाया, हमारे तमाम बिजनेसमैनों ने कमाया। आप उनसे डायरेक्ट टैक्स लें, आप सेल टैक्स न लगाएं। आप गरीब आदमी हर जगह माफिया से जब गवर्नमेंट टैक्स लेने की बात करती है तो अगर आप अमीर आदमी से ज्यादा पैसे ले लें और पैसा आपके पास जमा हो और आप सब्सिडी दे दें मोटरसाइकिल वालों को और जो छोटे लोग हैं जिनको तेल हिट कर रहा है, तो ये सब्सिडी दे सकते हैं हम। अच्छा, लेकिन हमने अपने इकोनॉमी को फ्लोरिश ही नहीं किया। हमारा तवज्जो सिर्फ ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है सर, ये सब्सिडी देने वाली कि जाहिर है आप आपकी गवर्नमेंट के अंदर ये आप सजेशन भी रख सकते हैं कि आप सब्सिडी दे रहे हैं तो आप एक तयन कर लें कि इतने सीसी गाड़ियों से ऊपर हमने सब्सिडी नहीं देनी और इतने तबके को हमने सब्सिडी देनी है। तो आपको लगता है कि ये एक आसान सोल्यूशन है, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये मुमकिन है? आप मुझे क्या सजेशन दे रहे थे? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस और कॉमर्स विंग का सदर हूँ। नंबर 1 पोजीशन है मेरी पाकिस्तान मुस्लिम, लेकिन 1 महीने में मेरे से किसी ने एक लफ्ज भी नहीं पूछा मशवरा। कौन से मशवरे की आप बात कर रही हैं? ये तो वन मैन शो होता है जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर और FBR का चेयरमैन और स्टेट बैंक का गवर्नर, ये 3 लोग पॉलिसियां बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल। कोई हमारा मेंबर नेशनल असेंबली का कोई इनपुट नहीं है। मेंबर का तो बात की बात है, मैं उनका बिजनेस और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हूँ। जब मैं उनका फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, तमाम पार्टियों को मैं उसकी कमेटी को चेयर कर रहा था, तब भी हमसे कोई नहीं पूछता था। ये फैसला वो समझते हैं कि उनका प्रीरोगेटिव है और वो बाहर से आते हैं। इसमें असेंबली का कोई रोल नहीं है। अगर आप डेप्थ में जाएं, ये नाम बना हुआ है कि असेंबली बजट बनाती है, असेंबली कुछ भी नहीं करती। असेंबली को हर सूरत में हाथ उठाना है और अगर हाथ न उठाएं तो कहते हैं कि पार्टी लीडरशिप से आप इनहराफ कर रहे हैं। मेंबर की कोई अहमियत ही नहीं है किसी किस्म की। मुझे बता दे, कोई अगर जानने वाला बंदा बता दे कि मेंबर की कोई अहमियत है। ये तो नाम और पब्लिक हमारे खिलाफ होती है। पब्लिक जब जाती है तो पब्लिक को सिर्फ सामने करने के लिए कि वो नाराज हमसे हों पब्लिक वाले, और हमारी पॉलिसियों में तो कोई इनपुट नहीं है। अगर इनपुट है तो कोई बताएं कौन सी मीटिंग हुई है जिसमें हमारा इनपुट हुआ है और हमारी बातें मानी गई। ये तो बड़े सीरियस जो है वो तहफुजात का इजहार किया जा रहा है कैसर अहमद शेख साहब। ये आप पर कोई तहफुजात है या पार्टी के दीगर लोगों को भी हैं? तहफुजात तो देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ अगर कोई मीटिंग हुई है, अगर कहीं किसी से पूछा गया है तो वो रिकॉर्ड दिखा देना मुझे कौन सा है। अगर दूसरे लोग बोलते नहीं है कि वो समझते हैं कि नहीं हमें नहीं बोलना चाहिए, हमारे बोलने से पार्टी के जो बड़े बड़े हैं हमसे नाराज हो जाएंगे, तो अगर यही चलता रहेगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क हमारा फेल हो चुका है, हम ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो ये जो पैसे हैं ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आप इंडिया देखिए, हमसे को 30-40 गुना 50 गुना उसके पास रिजर्व है। आप समझे ना? तो वो क्या वजह है कि वो 6 गुना मुल्क है, वो 6 गुना आबादी है,
बांग्लादेश के पास बहुत बड़े रिजर्व हैं। हमने तो किसी ने किसी को पूछा ही नहीं, अकाउंटेबल ही नहीं। हर हुकूमत आती है वो कर्जे ले लेती है और कर्जे जो है पिछली हुकूमत ने 10,000 अरब रुपए कर्जा लिया है। 70-75 साल से एक मुल्क में एक सिस्टम चला आ रहा है, तो फौरी तौर पर तो हम IMF के प्रोग्राम को हम नहीं कह सकते कि हम इस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, लेकिन जाहिर है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, किस तरह से हमने मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना है। ये किसी जाहिर है आपने एग्री करेंगे या नहीं कैसर अहमद शेख साहब, ये मईशत किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये एक मुल्क का मसला है। तो आपको नहीं लगता कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और समझें इस बात को कि हम किस नहज पर पहुंच चुके हैं, हमें क्या सीरियस तौर पर क्या फैसले करने हैं, किस तरह से हमने मईशत को आगे लेकर बैठना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी अब नागुज़ीर हो चुका है, ये आप समझते हैं इस वक्त? ये हम आज तो नहीं, जब हम शुरू किया इन हुकूमत इनकी 2018 में आई तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि चार्टर अपोजिशन की तरफ से कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। मेरी को 50 प्रोग्रामों में मैंने ये कहा, आप रिकॉर्ड मेरे निकल पाएंगे, और असेंबली में खड़े होकर भी कई बार कहा। आज भी मैं आज की तकरीर में मैंने कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी दोनों की जरूरत है। जब तक हमने तो दुनिया के किसी मुल्क में इतनी आजादी नहीं होती। कोई कहता है कि मैं खूनी जुलूस निकालूंगा, तो अगर और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने कहा दिया कि हम तो बीच में आएंगे नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगी दोनों पार्टियां। ये इस नहज पे पहुंच चुकी है। तो असेंबली के अंदर मारना शुरू कर दिए इन्होंने जूते और किताबें। कहाँ पहुंचा रहे हैं हम अपने आप? कोई छुड़वाने वाला, कोई बीच में निगोशिएट कराने वाला, कोई बैठने वाला। फैसले सिर्फ 2, 4, 6 अफराद करते हैं। असेंबली का कोई रोल नहीं है इन फैसलों में। सही, तो उन्होंने हाथ खड़ा करना है, अगर हाथ ना खड़ा जाए या उनका या पार्टी के लीडर को कि बात को इंडोर्स नहीं किया जाए तो वो कहते हैं कि मुनर्रफ हो गया वो मेंबर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और सकता है नोटिस भी आ जाए आपको कैसर अहमद शेख साहब। ये बड़ी ब्लंट बात होती है और बड़े ब्लंट तरीके से आपने आज असेंबली के अंदर भी धुआंधार किस्म का मुझे नोटिस कोई मैंने गलत बात नहीं बिल्कुल। अगर नोटिस आ गया तो मैं मुस्लिम लीग को छोड़ दूंगा। अच्छा, ये सोच है वैसे? ये नहीं आता, अवल तो नोटिस नहीं आता। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, और हमारी लीडरशिप मेरी बात को पहले भी सुनती रहती है। उनको पता है कि मैं नेक नियति से मुल्क के मफाद में काम कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है, मैं पाकिस्तान को प्रेफर करता हूँ, मैं अपने इलाकों की तरक्की को प्रेफर करता हूँ। मुझे ठीक है, मैं पार्टी को अवॉइड करता हूँ। अगर पार्टी का जो फैसला होगा मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सुन लें कैसर अहमद शेख साहब, पार्टी छोड़ने की आपने बात की, कोई ऐसी बात होती है तो मैं पार्टी छोड़ूंगा, ऑलरेडी आप नाला है पार्टी के फैसलों से। मैंने नहीं कहा, आप गलत समझी। नहीं, आप कह रहे हैं अगर कोई ऐसा हो तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। मुझे अगर नोटिस आ गया कि पार्टी आपको कोई उन्होंने एतराज किया तो तब की बात कर रहा हूँ। मुझे नोटिस ना आज तक आया है ना आइंदा आएगा, कि मैंने पार्टी के खिलाफ कोई बात की नहीं है। मैं तो मुल्क के मफाद की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी जात की इसमें बात नहीं कर रहा। अगर तो हमने मुल्क को आगे नहीं बढ़ाना और बात खुल के सुननी, और हमारी लीडरशिप में आपको बताऊं तो सर आप लीडरशिप को भी एक मेरी बात जरूरी है, वो सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े लिबरल आदमी हैं। मैंने कई बार पार्टी मीटिंग में उनके सामने बातें की हैं, उन्होंने कभी माइंड नहीं किया। वो इख्तलाफ को माइंड नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ फैसला वो अपना खुद करते हैं। मैं इसमें नहीं कर रहा, इसमें मुझे इतराज नहीं है कि मेरी बात वो सुनते नहीं है या मेरा इतराज को के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, वो कभी नहीं हुआ। बड़े अरसे से मैं 29 साल से सियासत कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे टिकट नहीं मिला ना, मैंने कोई 6 इलेक्शन लड़े, 3 इलेक्शन मुस्लिम लीग की तरफ से लड़े पाकिस्तान में, और 3 इलेक्शन आजाद लड़े। जी बिल्कुल। टिकट नहीं भी मिलता ना मुस्लिम लीग की तरफ से, तो मैंने किसी दूसरी पार्टी को, पीपल पार्टी को या पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया। कैसर अहमद शेख साहब, यहाँ पे ऑन एयर में जरूर कहना चाहूंगी कि कैसर अहमद शेख साहब के हल्के के लोग भी, सर हल्के के लिए भी आपकी बड़ी खिदमात हैं। बल्कि एक बार में कैसर अहमद शेख साहब के हल्के में जाने का इत्तेफाक भी हुआ, और मैंने बड़े कम MNAs ऐसे देखे हैं कि जो हल्के में जाएं और अवाम उनको बड़ा पुरतपाक तरीके से इस तरह से इस्तकबाल करे। अदरवाइज तो मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि MNAs MPAs जब हल्कों में जाते हैं तो अच्छी खासी दुर्गत बनाती है अवाम उनकी मोस्टली। मेरे साथ अवाम प्यार करती है। बिल्कुल। तो मैं अपनी जेब से बहुत बड़ा उनके वेलफेयर के लिए खर्च करता हूं। नो डाउट। अब मैं आपको बताऊं, अब ये ईद के पहले लोगों के पास जाके मैंने ईद का 5000 खवातीन को शेयर की
खुद अपने हाथों से ईद के लिए जोड़ा तोहफा दिया अपने हाथ से हर एक को। नहीं बड़ी और ईद के बकरीद के दौरान मैं देहातों में कोई 10,000 नए जोड़े देहातों में जाके दूंगा। हर मौके पे मैं उनका देखिए वो भी मेरे से, और हमने वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पे कॉलेज, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे स्कूल बनाए हैं। तो हमें प्रॉब्लम है वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, सड़क बड़ी खराब गई होंगी तो आपने देखा होगा कि फैसलाबाद से चंदोट रोड और भटिया से चंदोट रोड कितना खराब है। ये बड़े लीडर तो हमारे पास आते ही नहीं है वहाँ, क्योंकि सड़क ही खराब है। हम कहते हैं कि भाई हम भी चंदोट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लाहौर है। तो अगर आप किसी जगह उनको इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, देखिए हम पूरे 7 जिलों में से कोई इनका टिकट लेने वाले बहुत कम थे। हमारे चंदोट और जंग के 10 MP में से सिर्फ 2 MP ने मुस्लिम लीग का टिकट लिया। 8 जगह इनका टिकट के बगैर इलेक्शन हुआ, इनका टिकट ही नहीं लिया लोगों ने। और मैं इनके साथ रहा, मैं हर वक्त इनके साथ रहा हूँ। मैं 29 साल में कभी किसी पार्टी के पास टिकट नहीं हुआ और ना आइंदा मेरा इरादा है। बात तो सिर्फ ये है कि मेरा हक है अवाम के लिए और मुल्क के लिए जो मैं जायज समझता हूँ वो बात करना मेरा हक है। ये अलग बात है कि अगर पार्टी उसको नहीं मानेगी, ठीक है मैं पार्टी की बात मानूंगा, मैं पार्टी की डिसिप्लिन के तहत हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, मैं कोई फैसला नहीं लेता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।